नमस्कार, स्वदेश न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ राखी और बात करेंगे बंगाल असम के रण की। देश के 5 राज्यों में चल रहे विधानसभा चुनाव के लिए तीसरे चरण के लिए 6 अप्रैल को वोट पड़ेंगे। चुनाव का यह चरण काफी अहम है। इसमें न केवल बंगाल और असम की टफ फाइट वाली सीटें शामिल हैं, बल्कि दक्षिण के राज्यों तमिलनाडु, केरल और पुडुचेरी में भी बीजेपी कितना जोर लगा पाएगी, ये भी तय हो जाएगा। इस चरण के मतदान पर सरसरी निगाहें डालें तो दक्षिण परगना की 16, हावड़ा की 7 और हुगली की जिन 8 सीटों पर वोट पड़ेंगे, उनमें 29 पर पिछली बार टीएमसी और एक पर कांग्रेस और वाम दल को जीत मिली थी। बीजेपी का यहां खाता नहीं खुला था, लेकिन इस बार समीकरण बदले हैं। बीजेपी को यहां लोकसभा में बम्पर वोट मिले थे। जिन 30 सीटों पर वोट पड़ने जा रहे हैं, उनमें 30% से अधिक मुस्लिम वोट हैं, जो पिछली बार ममता की जीत का आधार बने थे। बीजेपी को उम्मीद है कि इस बार कांग्रेस वाम दलों के साथ ओवैसी और आईएसएफ गठबंधन में मुस्लिम वोट बटेंगे, जिसका फायदा उसे मिलेगा। लगभग यही हालात असम के भी हैं। असम की जिन 40 सीटों पर वोट पड़ने जा रहे हैं, उनमें मुस्लिम वोटों का बाहुल्य है, जहां कांग्रेस और बदरुद्दीन अजमल की पार्टी एआईयूडीएफ का जबरदस्त प्रभाव है। पिछली बार दोनों दल अलग थे, इसके बाद भी यहां एआईयूडीएफ को 18 और बीजेपी को 12 सीट मिली थी। बीजेपी 12 सीटें ही जीत पाई थी। इस बार वो इन 40 सीटों पर क्या कमाल कर पाती है, ये देखना वाकई दिलचस्प होगा। आपको बता दें कि तीसरे चरण में किसका खेला होगा, यह बहुत महत्वपूर्ण हो गया है। हमारे साथ मेहमान जुड़े हुए हैं, इस चर्चा को हम आगे बढ़ाएंगे। लगातार जिस तरीके से बात आ रही है, तीसरे चरण की हम बात कर रहे हैं, बंगाल की हम बात कर रहे हैं, असम की बात कर रहे हैं, और इस तीसरे चरण में हम एक बार फिर से यदि सोचें कि आखिरकार जनता किसे चुनेगी, तो बहुत बड़ा ये सवाल है और नतीजे 2 मई को होंगे। कई मेहमान हमारे साथ जुड़ेंगे, आपका परिचय कराएंगे। भारतीय जनता पार्टी का पक्ष रखने के लिए नवीन मिश्रा जी हमारे साथ जुड़े हैं। नवीन मिश्रा जी, बहुत स्वागत चर्चा में शामिल होने के लिए। और टीएमसी का पक्ष रखने के लिए फरीद खान जी हमारे साथ जुड़े हैं। फरीद जी, आपका भी बहुत स्वागत है। पहला सवाल मेरा जो चर्चा की शुरुआत है, फरीद जी आपसे रहेगी, क्योंकि टीएमसी का बहुत वर्चस्व रहा है, इसमें कोई दो राह नहीं है। पिछले आंकड़ों की भी हम सीटों की बात करें तो अच्छा खासा प्रभाव रहा था। हम बंगाल और असम दोनों की बात कर रहे हैं। बंगाल तो ठीक है, टीएमसी की खूब चली। असम की भी हम यदि बात लेकर चलें तो असम में इस बार ऐसा लग रहा है कि भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के गठबंधन वाला एआईयूडीएफ की हम बात करें तो बहुत ज्यादा सीटें भारतीय जनता पार्टी की जिस तरीके से वहां थी, लेकिन एआईयूडीएफ ने काफी अच्छा प्रभाव वहां जताया था। इस बार उम्मीद है कि क्या बदलाव होगा। बंगाल में भी वही चर्चा है कि क्या बदलाव होगा। तो मैं जानना ये चाहती हूं आपसे, इन दोनों जगह के पिछले बार के आंकड़े देखें और इस बार का पूरा चुनावी प्रचार, मुद्दे और तमाम चीजों को यदि हम लेके चलें, तो क्या लगता है कि तीसरे चरण में असम और बंगाल में किसका खेला होगा? सबसे पहले तो मैं आप सभी लोगों को नमस्कार, आदाब जनाता हूँ, और हमारे मित्र नवीन जी भी वहां बैठे हैं, उनको भी मेरा नमस्कार। और दूसरी बात यह है कि बीजेपी का जो खेला बंगाल में है, वो उनका चालू होने से पहले ही खत्म हो गया है, क्योंकि लोगों ने ये जान लिया है कि ये सिर्फ खेला होबे के नाम पे जो इलेक्शन कमीशन को लेके खेल कर रहे हैं, पुलिस वालों को लेके खेल कर रहे हैं, हमारे अच्छे अच्छे ऑफिसर जो एफिशिएंट ऑफिसर हैं उनको बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं। जिस तरह से इलेक्शन दूसरे दिन होने वाला होता है, उससे 24 घंटे पहले एक इतने अच्छे अच्छे एफिशिएंट ऑफिसर्स को ट्रांसफर कर दिया जाता है। ये सारी फोर्स का जो हमारे बंगाल की जो फोर्स है, जो इंडियन फोर्स है, उनका मनोबल तोड़ देना चाहते हैं, सिर्फ अपने फायदे के लिए, अपने जुगाड़ के लिए कि मेरा किस तरह से जुगाड़ लग जाए। जब कोई आईपीएस ऑफिसर की कोई बात मानता नहीं, उसको किसी न किसी तरह से दबाने की, और जिन लोगों को छोड़ दिया जाता है उनको उनका मनोबल गिराने के काम करने के ये काम करते हैं। इसीलिए बंगाल की जनता ने इनको सिरे से नकार दिया। मैं आपको बता रहा हूँ कि तो आने वाली 2 महीने को देखिएगा, ये इनके लिए 50 सीटें बंगाल में जुगाड़ करना मुश्किल हो जाए। रखिए जी। बिल्कुल। अच्छा फरीद जी, एक बात और हम देखें, पिछले बार के आंकड़े और इस बार के आंकड़े हम उठाएं, और इस बार की वोटिंग की जो सीट्स हैं, जिन सीटों पर वोट पड़ने, बहुत महत्वपूर्ण और बहुत अच्छी सीटें मानी जा रही हैं। मतलब ये कहा जा सकता है कि कांटे की टक्कर भी होगी, और वो सीट भी ऐसी हैं कि निश्चित तौर पर जिसकी पहले बार थी वो सोचेगा वो सीट हमारी बची रहे, और जिसकी नहीं थी वो सोचेगा कि सीट हमारे खाते में आ जाए। लेकिन हम मुद्दों की बात लेकर चलें, पूरे चुनावी समीकरण की बात लेकर चलें, तो क्या लगता है सबसे ज्यादा फोकस्ड,
क्योंकि बार बार ये बात आ रही है कि मुस्लिम वोटर्स की बात, हमने कल भी एक चर्चा की थी और आंकड़ों के हिसाब से भी जो आंकड़े हमने निकाले हैं उसमें यही था, बहुत ज्यादा वोट का जो प्रतिशत मुस्लिम वोटर्स का आ रहा था वो ममता दीदी के खाते में गया है। हम ये नहीं कह रहे हैं कि विशेष समुदाय उनको सपोर्ट करता है या असम में विशेष समुदाय चलता है, हम बात, लेकिन ये बात बिल्कुल सही है कि जब जाति समीकरण निकाले जाएं कहीं के भी इलेक्शन के स्टेट वाइज हम देखें तो वहां के वोटर्स के पूरे एक काउंटिंग देखें तो ये बहुत प्रभाव निकलता है, नतीजों के बाद समझ में आता है कि किसने किसका साथ दिया है। इसके पीछे का कारण क्या मानते हैं? देखिए, हमारे पास जो ये भाजपा वाले लोग हैं ये वोटों का समीकरण जाति के आधार पर करते हैं और हम में फर्क ये है, हमारी ममता बनर्जी में फर्क ये है कि हम जाति के आधार पर नहीं, आम इंसान के आधार पर करते हैं, चाहे वो मुसलमान हो, चाहे वो हिंदू हो, चाहे वो कायस्थ हो, चाहे वो शेड्यूल कास्ट हो, चाहे वो क्रिश्चियन हो, चाहे वो सिख हो। अब आपने देखा होगा कि 2016 और 2019 का जो लोकसभा, 2016 में विधानसभा और 2019 में जो लोकसभा हुआ था, लोकसभा में इन्होंने 18 सीटें जरूर लाई, मगर आपको अगर ध्यान हो कि हमारे जो वोट हैं 3.48%, मेरा वोट का प्रतिशत बढ़ा था, हमारा वोट घटा नहीं था। वोट घटा था जो इंडियन नेशनल कांग्रेस और सीपीएम का जो वोट घटा था, इनके जो वोटर डिवाइड होकर उनकी तरफ चले गए थे तो उन्होंने उनको वोट दिया था। उसके बावजूद भी हमारा वोट का परसेंटेज घटा नहीं था। 2019 में इन्हें 18 सीट मिलने के बावजूद 3.48% हमारा वोट बढ़ा था। इसीलिए हम आशा करते हैं और हमें विश्वास है कि 2021 में जो मेरा थोड़ा माइनस किया हुआ वोट भी था या जो लेफ्ट का वोट था, कांग्रेस का वोट था, वो भी हमारी तरफ आ जाएगा। क्यों? क्योंकि हमने काम किया है लोगों के लिए, हमने जनता के बीच में जाकर हमने काम किया है। जब अम्फान का दौर था, जब कोरोना का दौर था, जब सारे के सारे लोग अब दरवाजे बंद किए अपने घरों में बैठे हुए थे, हमारी नेत्री ममता बनर्जी ने घर घर जाकर, रास्ते में जाकर अकेली जान अपनी जोखिम में डालकर लोगों के घर खाना पहुंचाने का, राशन पहुंचाने का काम किया है और बीजेपी ने उसी को बदनाम करने का काम किया। राखी जी, बिल्कुल। अच्छा, एक बात और फरीद जी, क्या लगता है बंगाल की हम पिछले बार की यदि बात करें तो 31 में से 29 सीट पिछली बार टीएमसी को मिली थी और सबसे बड़ी बात देखिए, ये बहुत बड़ी जीत मानी जाती है। कांग्रेस और वाम दल को एक एक सीट मिल गई थी, यानी पूरा हिसाब बराबर था, बीजेपी का खाता नहीं खुला था। लेकिन इस बार जो भारतीय जनता पार्टी जिस तरीके से आई है, जिस तरीके से बातों को रखा गया है, तमाम दिग्गजों की रैलियां वहां हुई हैं, आपको लगता है कि ये जो सीटों का बंटवारा हुआ वो कुछ प्रभाव डालेगा? मतलब मेरा सीधा सीधा पूछने का मतलब यह है कि जैसे 31 में से 29 मिली थी, हो सकता है कुछ सीटें कम हो, या फिर लग रहा है आपको कि टीएमसी पूरी की पूरी सीटें लेकर आएगी? कुछ सीटें जो हैं लेफ्ट वालों का जो थोड़ा सा प्रभाव पड़ा था, जो उनके लोग भाजपा की तरफ चले गए थे, वो अपनी पार्टी में रह रहे, अपना काम करेंगे, उनका परसेंटेज थोड़ा बढ़ सकता है। लेकिन मैं बता रहा हूँ कि सीटें पूरी की पूरी हमको ही मिलेंगी, क्योंकि लोग जानते हैं कि किसी को हम ट्राई करेंगे। इनको तो जो ट्राई किया पूरे देश में, हमने देख लिया कि इन्होंने क्या किया। आज मैं एक मीडिया में देख रहा था कि ये बात करते हैं बंगाल में आके कि हम बेरोजगारों को रोजगार देंगे, नौकरियां देंगे। पहले ये बताएं कौन सी नौकरी देंगे, गवर्नमेंट जॉब देंगे या वो पकौड़ा बिक्री करने के लिए देंगे? आज मैंने देखा कि एक बच्चा मेरठ से नंगे पांव पैदल चला है लखनऊ के लिए, योगी जी के पास जा रहा है नौकरी मांगने के लिए कि भाई आप तो बंगाल में वादा कर रहे हो, आप नौकरियां दोगे, हम तो लखनऊ के लोग हैं, हम तो यूपी के लोग हैं, कम से कम हमको तो नौकरी दो। तो कहने का मकसद यही है कि नौकरी तो ये अपने प्रदेश में दे नहीं पाते हैं और दूसरे प्रदेशों में जाकर वादा कर रहे हैं कि हम आपको नौकरी देंगे। अरे भाई, आपने क्या एमपी में नौकरी दी? आपने उत्तर प्रदेश में नौकरियां दी? आपने हिमाचल में नौकरी दी? आपने बिहार या हरियाणा, कर्नाटक, त्रिपुरा या आसाम में नौकरियां दी? क्या आप वहां पे लोगों को ठग के चले आ रहे हो और आप बंगाल में आके बोल रहे हो मैं आपको नौकरियां दूंगा, मैं आपको जॉब दूंगा? बंगाल की जनता एक अलग तरह की सोच रखती है। बंगाल की जनता कुछ भी काम करने से पहले 100 बार सोचती है और बंगाल की जनता ने सोच लिया है कि हमको ममता बनर्जी के अलावा हमें और किसी को वोट नहीं देना है। जिस तरह से प्रधानमंत्री बाहर से आके एक प्रधानमंत्री एक प्रदेश के चीफ मिनिस्टर को जिस भाषा का प्रयोग करके जो बेइज्जत कर रहा है, बंगाल की महिलाओं ने भी ठान लिया है कि नहीं, हमें और कोई नहीं चाहिए, हमें ममता बनर्जी ही प्यारी है और हम ममता बनर्जी से प्यार करते हैं और हम अपना वोट ममता बनर्जी को ही देंगे। ठीक है, चलिए। और इस वक्त आपको बता दें कि भारतीय जनता पार्टी का पक्ष रखने के लिए नवीन मिश्रा जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। नवीन जी, बहुत स्वागत स्वदेश न्यूज से जुड़ने के लिए।
और जिस तरीके से 31 और 40 सीटों पर तीसरे चरण की वोटिंग, बंगाल में 31, असम में 40, क्या लगता है पिछली बार के यदि हम आंकड़े, अभी हम चर्चा उसी पर कर रहे थे, तो बंगाल में 31 में से 29 टीएमसी के खाते में गई थी, बीजेपी को एक भी सीट नहीं थी, जो बची 2 सीटें थी वो एक वाम दल और कांग्रेस के खाते में गई थी। क्या लगता है कितनी बड़ी चुनौती है ये? पूजा जी, सबसे बड़ी बात अपोजिशन के मेरे मित्र बोल रहे थे, मैं सुन रहा था, इनका यही वाली कहावत है, खिंचानी बोली कम बने उचे। पूरे हिंदुस्तान में पश्चिम बंगाल की संस्कृति को इन लोगों ने बेच दिया है। भारत के संविधान पे कुटाघात करके राष्ट्रवाद को इन्होंने बदनाम किया है। इनके मुख्यमंत्री पूरे 10 सालों से जिस ढंग से तुष्टीकरण और सांप्रदायिकता को पूरे पश्चिम बंगाल में फैलाया है। अभी मेरे मित्र बोल रहे थे, मैं सुन रहा था, मेरे तृणमूल के कोई मित्र हैं फरीद खान साहब, वो बोल रहे थे कि बाहर से आकर के शायद वो किसी, जो कहावत है कि जैसा पेड़ वैसे ही फल, उनके मुख्यमंत्री इन निवासियों को बैरागतो बोल रही हैं और देश को प्रधानमंत्री को एक पार्टी के प्रवक्ता के रूप में चैनल पे बैठे और बोल रहे बाहर से आके मतलब पाकिस्तान और बांग्लादेश से आने वाले रोहिंग्या हिंदुस्तान के और घुसपैठिया हिंदुस्तान के नागरिक हो जाते हैं। तृणमूल कांग्रेस जिसको मान्यता दे रही है, मतदाताओं के रूप में मान्यता देकर के भारत के संविधान को खतरे में डाल रही है, वो पश्चिम बंगाल में आकर के घुसपैठिया जो है वो भारत के नागरिक हो जा रहे हैं और देश के प्रधानमंत्री बाहरी हो जा रहे हैं। आप फरीद खान साहब चिंता मत करिए, 2 फेज का आपने इलेक्शन देखा होगा। मैं भवानीपुर का निवासी और ममता बनर्जी को 10 साल में हम लोगों ने इस कटघरे में खड़ा किया कि बाध्य होकर के उन्होंने भवानीपुर छोड़ के भागा है और उनको हम नंदीग्राम में भी चुनाव नहीं जीतने देंगे। वहाँ की हमारी महिलाएं, वहाँ के किसान मजदूर वर्ग के लोग, वहाँ के जो राष्ट्रवादी विचारधारा के लोग हैं, उन्होंने ये फैसला कर लिया कि उनको करना क्या है। मुख्यमंत्री का आज यही स्थिति है। नवीन जी, सीटों की बात करें, क्या लगता है कितनी सीटें आ पाएंगी 31 में से? 31 सीट में हम लोगों ने पहले भी 31 सीट में 26 सीट हमारी है, भारतीय जनता पार्टी के खाते में जाएगी। इसके वजह कारण क्या है कि जनता को कुछ कहने की आवश्यकता नहीं है। पश्चिम बंगाल में 200 सीट से ऊपर हम पार करेंगे। पश्चिम बंगाल में जिस ढंग से अल्फान के समय में इन लोगों ने अल्फान पैसा लूटने का काम किया, जिस ढंग से पूरा कोविड महामारी के अंदर इनके तमाम तृणमूल कांग्रेस के छोटे कार्यकर्ता से इनके मुख्यमंत्री तक चावल दाल को बांग्लादेश में भेज के बेचवाने का काम किया, कलकत्ता के पोस्टामैन और कालाबाजारियों के हाथ से भारत सरकार के चावलों को भेज दिया, ये इनका नैतिक चरित्र है। ठीक है। देखिए, पूरे हिंदुस्तान में बता दूं पूजा जी मैं कि जिस ढंग से तृणमूल कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने भारत के राजनीति को इतनी गंदे के तौर पे हिंदुस्तान के जनता के अंदर डाल दिया है, भारत के राजनीति को इन लोगों ने बदनाम कर दिया है। और सबसे बड़ी बात है कि उसी कांग्रेस जो दुनिया की सबसे भ्रष्टाचार पार्टी है, उसी के कोख से, एक भ्रष्टाचार माँ के कोख से पैदा होने वाली जो संतान थी वो तृणमूल कांग्रेस थी। और ये तो तृणमूल कांग्रेस वाले कांग्रेस से भी ऊपर निकल गए। ये तो मुलायम सिंह, लालू यादव जैसे जो भ्रष्टाचारी इस देश में है, ये लोग ये समझ रहे हैं कि ममता बनर्जी उनकी पार्टी जो है वो हमारी नानी अम्मा बन गई है। ठीक है। अच्छा, ये बताइए नवीन जी, वो बाहरी बरागत तो छोड़ दें, 2 तारीख के बाद इनको ये सारे शब्दों में पछताना पड़ेगा। रोहिंग्या को अपने परिवार का मान रहे हैं, घुसपैठिया को अपने परिवार का मांग रहे हैं, जो आने वाले आतंकवादी और जो देश के संविधान पे कुठाराघात कर रहे हैं, उनको ये अपने परिवार का मान रहे हैं। चलिए नवीन जी, देश के में रहने वाले जो सनातन धर्म के लोग हैं या इस्लाम को मानने वाले लोग हैं या क्रिश्चियन धर्म को मानने वाले लोग हैं, जो शरणार्थी बाहर से हैं, उनको ये बाहरी और बैरागतो बोल रहे हैं। अच्छा नवीन जी, ठीक है, मुख्यमंत्री को नंदीग्राम में बैरागतो बोल करके चुनाव वहां की जनता हरा रही है। 2 मई को दिखेगा आखिर किसका साथ मिला है। असम में 40 सीटें हैं। नवीन जी, मेरा सवाल तो सुनिए, असम की 40 सीटों में से हम पिछली बार की बात भी करें तो कांग्रेस एआरडीएफ का अच्छा खासा प्रभाव था। हम ये नहीं कहते, भारतीय जनता पार्टी की सीटें अच्छी थी, लेकिन कांटे की टक्कर दी थी। और इस बार भी लग रहा है कि कांग्रेस और एआईडीयूएफ बहुत कड़ी चुनौती देगा। क्या लग रहा है असम में वापस से भारतीय जनता पार्टी होगी? देखिए, जिस ढंग से बद्रीमुथ उदय जी के लड़के ने, आपने सुना होगा परसों उनके लड़के ने एक बड़ी अच्छी बात कही, टोपी लुंगी और दाढ़ी वालों की सरकार। ये आसाम को बांग्लादेश बनाने चाहते हैं। जब तक नरेंद्र मोदी की सरकार देश में है, हम किसी भी पड़ोसी देश के आतंकवादी टाइप के लोग और जो तुष्टीकरण की राजनीति करने वाले लोग हैं, उनको हमारे देश में अब जगह नहीं है। वो मनमोहन सिंह की सरकार थी, वो राजीव गांधी और इंदिरा गांधी की सरकार थी, तुष्टीकरण को ये बढ़ावा दे रहे थे। एक राज्य के इतने बड़े नेता के सांसद, उसके बेटे के शब्दों से ये शब्द कहना कि दाढ़ी वाले, टोपी वाले और लुंगी वाले की सरकार आई है, ये निश्चित तौर पर भारत में रहने वाले मुसलमान का अपमान है। और वो उन्होंने ये शब्द बोल करके कहीं ना कहीं बांग्लादेश की जो सरकार है, जिसकी मदद से वो आसाम में एक सरकार बनाना चाहते हैं, आसाम के जो हिंदू समुदाय के लोग हैं, जो बोडोलैंड के लोग हैं, या जो हमारे हिंदुस्तान के रहने वाले मुसलमान समुदाय के लोग हैं, इन्होंने कंप्लीट मन बना
सर्बानंद सोनोवाल मजबूत मतों के साथ हमारे आसाम में सरकार बनेगी। और मैं आपके चैनल के माध्यम से आश्वस्त करता हूँ, आप एकदम चिंता न करें पूजा जी, एक मजबूत सरकार हम पश्चिम बंगाल के साथ साथ आसाम में, पांडिचेरी में, तमिलनाडु में देने जा रहे हैं। इन लोगों की कथनी और करनी में फर्क है। ठीक, ये लोग नवीन जी, कांग्रेस जी नवीन जी, मैं पूजा नहीं, मेरा नाम राखी है और मैं अच्छा, बीच में राखी, इंटरप्ट इसलिए कर रही हूँ क्योंकि हाँ, नाम कम से कम सही होना चाहिए। नहीं, मैं थोड़ा फोन पे हूँ और मैं ऑन द वे हूँ, चलिए, संजोग से इसलिए हो सकता है राखी जी ऐसा हुआ, कोई बात नहीं। चलिए कोई बात नहीं। चलिए अगला सवाल ये है कि केरल, तमिलनाडु और पुडुचेरी के भी चुनाव हैं, 6 अप्रैल वोटिंग है, बंगाल, असम में कांटे की टक्कर हम देख ही रहे हैं। फरीद जी, अगला सवाल आपसे ले रही हूं, हम तमाम जगह की बात अब देखें तो एक बात तो बहुत स्पष्ट है कि हमारे देश में स्टेट वाइज जब भी विधानसभा चुनाव होते हैं तो वहां के मुद्दे, वहां सरकार किसकी थी, किसकी सीटें आई थी और किस तरह से जनता का मूड क्या है, ये वहां के लोग बहुत अच्छे से समझ सकते हैं। और इस बार कुछ इलेक्शंस हमने इस देश में देखे हैं, बहुत बदलाव हमने देखा, कोविड पीरियड टाइम के इलेक्शन भी हमने, तो इन तमाम चीजों को देखते हुए एक बदलाव की बयार भी चली थी। मैं इंक्लूड मध्य प्रदेश को भी यहां पर कर रही हूं, बहुत बड़े बड़े बदलाव हमने देखे। क्या लग रहा है फरीद जी, हम चाहे बंगाल, असम, तमिलनाडु, केरल, पुडुचेरी तमाम जगह की बात करें तो लग रहा है आपको कि जनता का मूड वही है, जनता किसी और पर विश्वास करने से पहले 100 बार सोचेगी? आपने ये कहा भी था टीएमसी तो बहुत सोचती है, टीएमसी क्या बंगाल की जनता बहुत सोचती है? बाकी स्टेट को भी हम लेकर चलें तो लग रहा है बदलाव होगा या फिर कुछ सीट का उलटफेर थोड़ा बहुत हो सकता है, सरकार जो जहां है वही बनाएगा? देखिए, सबसे पहले तो मैं एक नवीन जी ने एक बात बोली, खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे, उनका मैं जवाब देना चाहता हूँ। बिल्कुल सही कहा उन्होंने, खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे, इसलिए वजह ये उन पर ही ज्यादा फिट बैठती है बात, क्योंकि तमिलनाडु उनके हाथ से जा रहा है, केरला उनको मिल नहीं रहा है, बल्कि आसाम भी उनके हाथ से जा रहा है, ये उनको नजर आ रहा है, पुडुचेरी तो उनको मिला नहीं है। अब इन्होंने सारी की सारी जो कोशिश और मेहनत एक जगह जोड़ दी है जहां पर हम हिंदू और मुसलमान का विभाजन करके बंगाल को हाथ में ले लें। इसलिए आप देखिए कि तमिलनाडु में 234 सीट होने के बावजूद एक फेज में इलेक्शन हो रहा है, आसाम में एक फेज में इलेक्शन, 2 फेज में हो रहा है शायद इलेक्शन, और बंगाल में 294 सीट हैं, उसमें 8 फेज में इलेक्शन हो रहा है, जो 1 महीने से ज्यादा खींच के जाने वाला है। ताकि इन्होंने पूरी जोर एक महिला वहां से आपके होम मिनिस्टर का इस्तेमाल कर रहे हैं, भारतीय अरे जनता गुंडा पार्टी वाहिनी, के कार्यकर्ता अरे भाई साहब, तो आपको तो अपनी केंद्रीय वाहिनी पे यकीन है ना, आपने 1000 कंपनी, नवीन जी सुन लीजिए, नवीन जी सुनिए, आप 1000 कंपनी केंद्रीय वाहिनी लेकर यहाँ पर आ रहे हैं। अगर यही वाहिनी पाकिस्तान और चाइना लेकर चले जाते तो आज पाकिस्तान और चाइना हमारे कब्जे में होता, मगर आप वही 1000 केंद्रीय वाहिनी बंगालियों में लाकर इस्तेमाल करना चाहते हैं, बंगालियों को डराना चाहते हैं। बंगाली लोग ये समझ चुके हैं, बंगाली लोग बेइज्जती करना चाहते हैं, इसलिए बंगाली लोग मन बना चुका है कि आपको एक भी चीज देने के मूड में नहीं। अगर कुछ चीजें आई अव्वल पर पश्चिम बंगाल, आप जो है रोहिंग्या उस एरिया के लिए पूरा जो है बॉर्डर इलाके में पुलिस का इस्तेमाल कर रहे हैं। अरे नवीन जी, आप संविधान के लिए खतरा बनते जा रहे हैं, कब तक कीजिएगा? आप भारत के संविधान के ऊपर में खतरा बनते जा रहे हैं। आपको अभी से नकार दिया है, यही कारण है कि पश्चिम बंगाल की जनता से निजात चाहती है, से बात कर रहे हैं। पश्चिम बंगाल की जनता तृणमूल कांग्रेस से निजात चाहती है, और यही कारण है कि जनता के अंदर एक बयार है परिवर्तन का। बिल्कुल, चलिए देखिए, बंधा लोकतंत्र के लिए खतरा, एक महिला मुख्यमंत्री होके और महिला का असम्मान अगर कहीं पूरे हिंदुस्तान में होता है तो पश्चिम बंगाल में रिकॉर्ड उठा के 5 साल से देख लीजिए। ठीक है, चलिए नवीन जी, इस वक्त फरीद खान जी ने तो फोन डिस्कनेक्ट ही कर दिया है। नवीन जी, सवाल ये हो रही है, केरल, तमिलनाडु, पुडुचेरी में क्या कमाल दिखा पाएंगे? देखिए, तमिलनाडु में हम एक मजबूत सरकार देने जा रहे हैं एडीएमके के साथ में, पांडिचेरी में हम मजबूत सरकार देने जा रहे हैं, केरला में हमारी संगठन बहुत मजबूत नहीं है, हम कोशिश में है, हम कोशिश कर रहे हैं कि केरला में हमारी संगठन मजबूत हो और हमारी अच्छी स्थिति हो। केरला की स्थिति बहुत अच्छी नहीं है। कांग्रेस और सीपीएम में देखिए क्या है, पश्चिम बंगाल में सीपीएम कांग्रेस एक अलायंस में लड़ रहे हैं और वही कांग्रेस के लोग जाकर के सीपीएम के लोगों को केरला में गाली दे रहे हैं। इनकी नीति, सबसे बड़ी बात है, मैंने पहले भी कहा कि कांग्रेस और सीपीएम ये दोनों नागराज साफराज है, इनकी नीति और सिद्धांत में कोई फर्क नहीं है। बी टीम के तृणमूल के बी टीम के रूप में पश्चिम बंगाल में काम कर रहे हैं। यही कारण है कि पश्चिम बंगाल का तीसरा फेज का इलेक्शन होने जा रहा है और अध्यक्ष सोनिया गांधी, प्रियंका गांधी, राहुल गांधी, किसी की हिम्मत नहीं हुई कि पश्चिम बंगाल में आकर के अपने कार्यकर्ताओं के लिए या उम्मीदवार के लिए वो प्रचार करे, क्योंकि उनको मालूम है वो प्रचार करेंगे वो कहीं ना कहीं तृणमूल कांग्रेस के लिए और भारतीय जनता पार्टी के लिए
एक बेनिफिट का रास्ता बनेगा और केरला के में जो सामने सामने चुनाव लड़ रहे हैं उसका पर्दाफाश होगा। बिल्कुल। यही कारण है कि कांग्रेस के कोई भी बड़े नेता भी पश्चिम बंगाल में नहीं पहुंचे हैं। चलिए, बहुत शुक्रिया नवीन जी और फरीद जी ने, क्योंकि फोन डिस्कनेक्ट किया था। आप दोनों मेहमानों का बहुत शुक्रिया इस चर्चा में शामिल होने के लिए। तो आपको बता दें कि बंगाल और असम का रण, और बंगाल और असम के रण में सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण यही है कि जो वोटिंग होनी है और तीसरे चरण में किसका खेला होगा, ये जनता जनार्दन तय करेगी। इनके साथ ही केरल, तमिलनाडु और पुडुचेरी की भी बात है। और इन तमाम जो इलेक्शन होने हैं, तमाम स्टेट की हम बात कर रहे हैं, बहुत बड़ा सवाल यही है कि क्या जनता परिवर्तन लाएगी या फिर कुछ बहुत बड़ा अंतर नहीं, थोड़ा बहुत बदलाव, थोड़ा बहुत कुछ महत्वपूर्ण जो मजबूत वाली सीट होती हैं वहां पर बदलाव हो जाएंगे, लेकिन सरकार वही बनाएगा जो जहां है। तो ये तमाम बातें हैं जो देखना वाकई दिलचस्प होंगी और बहुत महत्वपूर्ण होगा। मुझे लगता है 2 मई का दिन जब सारे नतीजे हमारे और आपके सामने होंगे। फिलहाल इस चर्चा में इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।